हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीवाई के डिस्कस करने वाले हैं और अपकमिंग नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपने इस क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है। फर्दर आपने इस क्लास को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आज के हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डायपोल की प्रेजेंस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर फोर्स और टॉर्क कैसे एक्ट करता है, फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके साथ एसोसिएटेड गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन। लेट अस बिगिन। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी वी हैव गिवन, और उनका जो चार्ज है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो 2 पॉइंट चार्जेस है ए और बी, उनके चार्जेस आपको गिवन है प्लस क्यू और माइनस क्यू की फॉर्म में। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल डी, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। इनिशियली जो इनके बीच में ना कूलम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज। अगर आप यहां पे ना पोलैरिटी भी कंसीडर कर लो, कोई इश्यू नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी कि डी स्क्वायर। लेट अस कंसीडर एज इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि कूलम्स लॉ में ना अगर आप ना डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दोगे, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो यहां पे आपको ना साइन कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका प्रोडक्ट यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी देन फोर्स बिटवीन देम चेंजेस बिकम। अब फाइनली क्या किया, यहां से ना चार्ज का ट्रांसफर करवाया 25% आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज के ट्रांसफर के बाद का क्या सिनेरियो बन जाएगा, उनके पास ना फाइनली जो चार्ज रहेंगे, ये पॉइंट चार्ज ए है और ये पॉइंट चार्ज बी है। फाइनली उनके ऊपर ना चार्ज मान लीजिए 25% ए का शिफ्ट हो गया, तो ए के पास ना रिमेनिंग चार्ज है वो कितना रहेगा, ये रहेगा 3q डिवाइडेड बाय 4। और यहां पे अगर आप q बाय 4 ऐड कर दोगे, q माइनस q बाय 4, 3q बाय 4 यानी कि माइनस में 3q डिवाइडेड बाय 4। अब मान लीजिए यहां पे जो और डिस्टेंस उनके बीच का सेम रहेगा, जो सेपरेशन है सेपरेशन को चेंज नहीं किया, सेपरेशन सेम रहेगी, सिर्फ पॉइंट चार्ज ए से 25% चार्ज पॉइंट चार्ज बी को ट्रांसफर कर दिया। अब मान लीजिए यहां पे आप ना फोर्स को एफ डैश से रिप्रेजेंट करते हो, सो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यानी कि आपके पास बन जाएगा 3q डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इनटू में 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16 और ये बाकी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी इनिशियल फोर्स को जो इक्वेशन 1 में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो फाइनली आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज द फोर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिकम्स 9 by 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में ना स्लाइटली डिफरेंस है। वन ऑफ द चार्जेस माइनस ई, नेगेटिव चार्ज एज यू नो वेरी वेल बिलोंग्स टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप यहां पे ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मान लीजिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया माइनस ई से, और अदर दूसरा चार्ज क्या है, ई प्लस डेल्टा ई। यानी कि अगर आप यहां पे ना प्रोटॉन के चार्ज की बात करते हो, slightly difference, one of them is minus e, the other is e plus delta e. So यहां पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को आप ना कैसे रिप्रेजेंट करते हो, प्रोटॉन के चार्ज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डेल्टा ई से।
क्योंकि अगर आप ना प्रोटॉन के चार्ज में से इलेक्ट्रॉन का चार्ज सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको ना ये नेट चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी ई प्लस डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, उनके बीच में चार्ज का डिफरेंस है। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहां पे प्लस ई भी आएगा, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, यहां पे बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। दो हाइड्रोजन एटम को ना डी डिस्टेंस दूर पुट किया हुआ है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, उनको ना कंपैरिजन किया हुआ है। यहां पे इन्होंने ये कहा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है डी डिस्टेंस दूर हाइड्रोजन एटम के बीच में, वो जीरो है। नेट फोर्स है जो जीरो है। नेट फोर्स का क्या मतलब हुआ, अगर आप ना नेट फोर्स को एफ नेट से रिप्रेजेंट करते हो तो ये क्या करेगा, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये वैल्यू ना जीरो के इक्वल हो जाएगी सिंपली। इसका मतलब क्या हुआ, आप ना क्या लिख सकते हो, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट है, लेकिन अगर आप ना उनके मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो, मैग्नीट्यूड उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल बन जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड जो बात कर रहे हैं ये हाइड्रोजन एटम के केस में बात कर रहे हो। अगर आप ना दो हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करते हो, मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम 1 है, फर्स्ट एटम है, फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, और इसके पैरेलल में क्या रख दिया जाए, सेकंड हाइड्रोजन एटम, सेकंड हाइड्रोजन एटम को पुट कर दिया जाए। यहां पे एटम का ना नेट चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, एटम के चार्ज के लिए आपको ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐड करना पड़ेगा, यानी कि यहां पे जो नेट चार्ज है वो डेल्टा ई है, और इसी तरीके से यहां पे दूसरे एटम का चार्ज भी क्या रहेगा, डेल्टा ई। इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच के सेपरेशन को ना डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आपको ना ये कंडीशन यहां पे यूज करनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तब आपको वो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में स्लाइटली डिफरेंस है ना डेल्टा ई अमाउंट का, उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 को आप ना कैसे लिख सकते हो, अगर आप ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हो, यहां पे दो एटम के बीच में, एटम का नेट चार्ज आपको पता ही है, सो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, डेल्टा ई इंटू में डेल्टा ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। वो किसके इक्वल हो जाएगा, उन दोनों के बीच में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, मान लीजिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी है हाइड्रोजन एटम, ये एम एच डिवाइडेड बाय, और आपको करना पड़ेगा डी का स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फर्दर आप जब इसको ना सोल्व करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू आपको किसके इक्वल रखनी है, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइड में 1 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ना यहाँ पे ना डेल ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेल्टा ई की, उसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, हाइड्रोजन का जो एटम है उसके मास का स्क्वायर, और साथ में आपने मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर जब आप इसको लिखते हो डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो कांस्टेंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। हाइड्रोजन के मास का क्या मतलब है, यहां पे आपको ना हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास की अगर आप बात करते हो तो वो प्रोटॉन का मास आपको यूज करना पड़ेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9, स्टिल इज इक्वल टू, जब आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो, सो आपको ना यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइड में 9 इंटू 10⁻9, स्टिल मल्टीप्लाई, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू में 10⁻⁻27, और इस वैल्यू का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। फर्दर आप इसको जब सोल्व करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, डेल ई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप सिर्फ 10 की पावर में इसको कंसीडर करते हो
तो ये बन जाएगा 10 पावर -11 और ये बन जाएगा माइनस में 54 और जो 10 की पावर 9 है वो भी न्यूमरेटर में जाके सबट्रैक्ट हो जाएगी। हमने इसको 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दिया तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ रहा है 10 की पावर माइनस में 54 में 11 ऐड करोगे 65, 65 में 9 ऐड करोगे ये बन जाएगा 74। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा ई का जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर माइनस में 37। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखा है क्योंकि ये ना जैसे 6.67 आप इसको ना 1.67 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड भी करेंगे और यहां पे ना 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली जैसे आप देखोगे डेसिमल में एक्सप्रेस होएगी तो 10 की पावर हमने सिर्फ यहीं से इवैल्यूएट कर लिया। सो 10 रेज़ टू पावर -37 यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है उनको एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ मासलेस स्प्रिंग का यूज करते हुए मासलेस स्ट्रिंग का यूज करते हुए जिसकी लेंथ L है। इनिशियली उनके बीच का सेपरेशन D है और जो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के कंपैरिजन में काफी स्मॉल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट। जो चार्ज के डी के लीक होने का रेट है जो वो कांस्टेंट है यानी कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। ये जो रेट है रेट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। फाइनली एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर विद ए वेलोसिटी v। अब चार्ज की लीकेज की वजह से उन दोनों के बीच में ना म्यूचुअल फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा उसकी वजह से वो दोनों ना v अमाउंट की वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। अब आपको ना v का रिलेशन बताना है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। उन दोनों स्फीयर ने जो वेलोसिटी एक्वायर किया और उनके बीच का जो सेपरेशन x है उसके टर्म में हमको इवेल्युएट करना है। सो यहां पे जो सिनारियो दिया हुआ अगर आप उसको ना डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करते हो, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर आप कंसीडर करते हो और यहां पे आपने ना दो स्फीयर इमेजिन करने हैं और उन दोनों स्फीयर के बीच का जो सेपरेशन है अगर आप ध्यान से देखो जरा, वो सेपरेशन की वैल्यू कितनी है, उस सेपरेशन की वैल्यू x है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहां पे। अगर हम यहां पे ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये एंगल आपके पास थीटा बन जाएगा, ये एंगल भी आपके पास थीटा बन जाएगा। आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है उनका मास भी सेम रहेगा। मान लीजिए इसका मास m है तो इस स्फीयर का मास भी क्या रहेगा m। अब यहां पे देखो जरा इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए आपको ना नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डिफरेंट फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, स्फीयर का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो फोर्स हम इस पे कंसीडर कर रहे हैं एग्जैक्टली आइडेंटिकल फोर्स इस स्फीयर पे भी एक्ट करेगा, लेकिन हम सिर्फ एक की टर्म्स में इवेल्युएट करेंगे। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच में क्योंकि आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन द चार्ज बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट, एज ए रिजल्ट दे स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर। जब वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। इनिशियली क्या था, इनके बीच में ना फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा था। अभी ये जो थ्रेड है ना, थ्रेड के अंदर ना टेंशन डेवलप हो जाएगी जिसको आप ना टी से एक्सप्रेस करते हो। अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे तो वर्टिकल ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे, तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा थीटा। टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, टेंशन के फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी टी कोस थीटा, और टेंशन के फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी टी साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे ना जितने भी फोर्सेस है वो सब के सब को एक्सप्रेस कर दिया है। अब क्योंकि इनका चार्ज सेम है तो इनके बीच में जो कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा उसको हम एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जो यहाँ पे ना कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लीजिए इनके चार्ज को आपने ना स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अगर आप ना इक्विलिब्रियम की बात करते हो, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्जेस के जब आप ना इक्विलिब्रियम की बात करते हो, जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्टिकल फोर्स एक्ट करेगा यानी कि टी कोस थीटा किसको बैलेंस करेगा, उसके वेट को बैलेंस करेगा, और जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन को बैलेंस करेगा।
और जब ये कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन को बैलेंस करेगा तो ये वैल्यू बन जाएगी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर। क्या लिखना पड़ेगा आपको? एक्स का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, टी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से ना हम ना इनकी रेशियो अगर आप कंसीडर करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ना टी साइन थीटा को डिवाइड करते हो टी कोस थीटा से, तब आपके पास ना ओवरऑल वैल्यू कितनी आती है टेंजेंट थीटा की, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा mg और साथ में बन जाएगा x का स्क्वायर। अब स्मॉल थीटा के लिए, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर थीटा अप्रोक्सीमेटली 0, जो टेंजेंट थीटा है ना, टेंजेंट थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा के इक्वल। अब इस ट्राइंगल से जब आप ना साइन थीटा को इवेल्युएट करते हो, साइन थीटा को जब आप इवेल्युएट करोगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस टी साइन थीटा, यानी कि x डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड में आपको ये वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी हाइपोटेन्यूज की, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल। सो साइन थीटा और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपको प्रोवाइड करेगी x/2l। इसका मतलब क्या हुआ, फर्दर जब आप इसको ना रिप्रेजेंट करते हो, स्टिल इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा की हमने क्या वैल्यू इवेल्युएट किया है, यानी कि x डिवाइडेड बाई 2l की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और इनटू में आपको लिखना पड़ेगा x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जो x का क्यूब है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x है, x किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या हम ये लिखे यहाँ पे, जो यहाँ पे ना क्या हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब क्योंकि ना डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है, डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हम यहां से ना डी क्यू बाई डी टी को जब आप इवेल्युएट करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ना डी क्यू बाई डी टी को इवेल्युएट करते हो तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, यह आ जाएगा 3/2, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, और आपको करना पड़ेगा एक्स का टाइम डेरिवेटिव, और ये वैल्यू आपके पास क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है। हमको रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी को एक्स के फंक्शन की फॉर्म में आपको ना एक्सप्रेस करना है, वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एक्सप्रेस करना है। अब यहां पे देखना जरा, जो dx बाई डी टी है ना, अब आप ना dx बाई डी टी को कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना, जो dx बाई डी टी उसको आप लिख सकते हो वेलोसिटी, यानी कि अंडर रूट एक्स साथ में वेलोसिटी, ये वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स के, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स के, एक्स रेस टू पावर माइनस के 1/2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, दो बॉल्स है, उनके ऊपर ना इक्वल चार्ज गिवन है, एक कॉमन पॉइंट से उनको ना क्या किया हुआ, सस्पेंड किया हुआ कॉमन पॉइंट से एक स्ट्रिंग की हेल्प से, स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन में उनके बीच में इक्विलिब्रियम जब आएगा, यानी कि जो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब उनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैंप एट हाफ द हाइट, दूसरी सिचुएशन में उनको आधी हाइट पे क्लैंप किया हुआ है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, अब जो उनके बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होएगा वो पहले वाले इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या उसकी रेशो रहेगी, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। यहां पे आपको ना दो सिचुएशन दे रखी है, अगर आप ना यहां पे ना फर्स्ट सिचुएशन की बात करो, फर्स्ट सिचुएशन या फिर इनिशियल सिचुएशन, और ये आपके पास फाइनल सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन। इनिशियली आपको ना कुछ ऐसा सिनेरियो गिवन है, दो बॉल्स हैं सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल लेंथ, मान लीजिए स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है l, इक्विलिब्रियम सेपरेशन उनके बीच का r, यहां पे जो उनके बीच का जो सेपरेशन है ना, उस सेपरेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है r से,
और अगर आप ना ये वर्टिकल हाइट की बात करते हो, अगर आप ना वर्टिकल हाइट की बात करते हो, मान लीजिए इसको आप एच से रिप्रेजेंट करते हो वर्टिकल हाइट को, यानी कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ना इस हॉरिजॉन्टल लेवल के रिस्पेक्ट में कितनी हाइट पे है, एच हाइट पे है। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ना थीटा कंसीडर करते हो और इक्विलिब्रियम की यहां पे बात कर रहे हैं, अब इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे अगर आप ना वर्टिकल ड्रॉ करते हो तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, थीटा। टू बॉल्स कैरी इक्वल चार्ज, इसका चार्ज भी पॉजिटिव है, इसका चार्ज भी पॉजिटिव है, इनके बीच में ना फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा, ये कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा इन दोनों के बीच में, इस बात का आपने ध्यान रखना है। फर्दर इस पे अगर आप और फोर्सेस की बात करो, इसका ना वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगी, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा टी कोस थीटा, और वर्ड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास बन जाएगा टी साइन थीटा। ये ओवरऑल आपको सिचुएशन गिवन है। और जो सेकंड सिचुएशन है ना, सेकंड सिचुएशन में आपको ना क्या सिनेरियो गिवन है एक बार देख लेते हैं। उनके बीच का जो म्यूचुअल सेपरेशन है, अगर आप उनके बीच के सेपरेशन को रिप्रेजेंट करते हो तो उनके बीच का सेपरेशन तो रहेगा आर ही। नाउ द स्ट्रिंग, अच्छा द इक्विलिब्रियम सेपरेशन इस केस में ना आर डैश से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस बन जाएगा हाफ ऑफ द प्रीवियस हाइट। अब अगेन अगर आपने इनके बीच में कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करते हो, वो एक्ट करेगा, कूलम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अब मान लीजिए यहां पे जो आप एंगल है, इस केस में मान लीजिए एंगल को हम ना थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। अब देखना जरा, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो जाएगा, यहां पे जो टेंशन है वो थीटा है, सॉरी कंपोनेंट इसका, यहां पे ना थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो ये थीटा डैश, यहां पे आपके पास क्या सिनेरियो बन जाएगा। अब एक बार जरा ध्यान से देखना, अगर उनके बीच का ना सेपरेशन अलग है तो उनकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन them is r, now the string are easily clamped at half the height, इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम इज, तो एंगल भी आपको डिफरेंट कंसीडर करना पड़ेगा, ये बनेगा आपके पास टी कोस थीटा डैश, और ये वाला कंपोनेंट जो आपके पास बनेगा वो बनेगा टी साइन थीटा डैश, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। सो ये हमने ना दोनों सिनेरियो को एक्सप्रेस कर दिया, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे दिया हुआ है। अब हम यहां पे ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करते हैं, यहां पे एंगल भी अलग है, इनके बीच का सेपरेशन भी अलग है। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस के अंदर आप ना क्या लिख सकते हो, जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, इसका मतलब है टी कोस थीटा को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, वेट के इक्वल, और जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा को ना कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन के इक्वल लिखोगे। कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल चार्जेस होंगे ऊपर, मान लीजिए उनके चार्ज को आपने ना स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बन जाएगा स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बनेगा आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां से ना टेंजेंट थीटा की वैल्यू इवेल्युएट करते हो, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये बन जाएगा mg। अब इसको आपने मान लेना इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में भी आप ना इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे, एट इक्विलिब्रियम सेकंड केस, सेकंड केस में जब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाओगे उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, टी कोस थीटा डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, वेट के इक्वल बन जाएगी, और टी साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल बन जाएगी, यानी कि
क्यू स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, और यहां पे बन जाएगा आर डैश का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जब आप ना इनकी रेशो को रिप्रेजेंट करते हो, टेंजेंट थीटा डैश, टेंजेंट थीटा डैश किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा आपके पास आर का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर। और इसको आपने मान लेना इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखना, इस ट्राइंगल में अगर आप ना टेंजेंट थीटा की वैल्यू को इवेल्युएट करते हो, टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कैसे इवेल्युएट करोगे, ये तो इसमें बेस है, ये यहां पे परपेंडिकुलर बन जाएगा। सो टेंजेंट थीटा को इवेल्युएट करते हो अगर आप, अब दोबारा फिर यहां पे ना ये जो फर्स्ट केस है, अभी ना फर्स्ट केस को हम ना सेपरेट लिख के ही डिस्कस करते हैं, और ये आपके पास यहां पे क्या है, सेकंड केस। फिर बाद में इनको क्या कर देंगे, हम ना मर्ज कर देंगे दोनों को। फ्रॉम ज्योमेट्री या फिर फ्रॉम ट्राइंगल, अगर आप यहां पे ना टेंजेंट थीटा की वैल्यू को इवेल्युएट करते हो, टेंजेंट थीटा की आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, आर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय बेस, बेस की वैल्यू है एच, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एच। और यहां पे टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, एक्स डिवाइडेड बाय, ये जो सेपरेशन था, एक मिनट यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, सेपरेशन हमने कितना कंसीडर किया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना ये, तो ये बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एच। और यहां पे आपके पास जो वैल्यू आएगी, यहां पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपके पास आर डैश डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एच डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आर डैश डिवाइडेड बाय एच। सो इस तरीके से ये वैल्यू हमने इवेल्युएट कर लिया है। सो अगर आप यहां पे ना ध्यान से देखोगे, टेंजेंट थीटा डैश है वो क्या रहेगा, टेंजेंट थीटा के कंपैरिजन में कितना बन जाएगा, हाफ ऑफ द टेंजेंट थीटा। अब हमने जो टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यू इवेल्युएट की थी, क्या उसके डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश का स्क्वायर, और साथ में यहां पे ना वेट भी लिखना पड़ेगा आपको, एम जी, एम जी से एम जी कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सिंपल क्यू स्क्वायर। टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यू जब आप लिखोगे यहां पे आपको वैल्यू मिलती है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास बनती है, आर डैश का स्क्वायर राइट साइड में लेके जाओगे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ना आर डैश की वैल्यू इवेल्युएट करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू, तो यहां पे आपके पास वैल्यू बचेगी अंडर रूट के अंदर रूट 2 टाइम्स ऑफ आर, आर डैश की कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, रूट 2 टाइम्स ऑफ आर। एक बार कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लीजिए, यहां पे जो टेंजेंट थीटा डैश है वो टेंजेंट थीटा के रिस्पेक्ट में कितना है, हाफ है। डायग्राम भी देख लीजिए एक बार, आर डैश है ये, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम इज, टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू ज्योमेट्री से आई है ना आपके पास, इन वैल्यूज को जब आप ना इक्वल पुट करते हो, ये वैल्यू भी इक्वेट करनी पड़ेंगी आपको। टेंजेंट थीटा की जो दो वैल्यूज आपने इकट्ठी लिखी है ना,
नाउ जो ये वैल्यूज हैं R डिवाइडेड बाई 2H, इसका मतलब हम ना यहां पे क्या लिख सकते हैं, R डिवाइडेड बाई 2H की कितनी वैल्यू है, अब टेंजेंट थीटा की जो ऑलरेडी वैल्यू इवेल्युएट कर रखी है क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा R स्क्वायर mg। और यहां पे जब आप ना ये वैल्यू पुट करते हो, यहां पे जो आपके पास वैल्यू है इसका मतलब क्या हुआ, R डिवाइडेड बाय R डैश डिवाइडेड बाय H, ये वैल्यू आपके पास कितनी बन जाएगी, क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। देखना जरा ध्यान से, टेंजेंट थीटा डैश की वैल्यू mg भी आएगा साथ में, mg। नाउ इसके बाद अगर आप ना इन सब की वैल्यू यूज करते हो, अब आपने क्या करना है, R डैश डिवाइडेड बाय H, इसकी वैल्यू को आपने ना डिवाइड कर देना R डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ H से, और ये आपको कितनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, राइट साइड वाली वैल्यू इससे डिवाइड करनी पड़ेगी, क्या स्क्वायर से क्या स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg कैंसिल हो जाएगा। R डैश हमने न्यूमरेटर में रखा हुआ था, यहां पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी R स्क्वायर, यहां पे आपने वैल्यू लिखनी पड़ेगी R डैश का स्क्वायर। अब देखना जरा, वहां से अगर आप देखोगे R डैश का जो क्यूब है और इधर आपके पास बन जाएगा R का क्यूब, ये ओवरऑल किस वैल्यू के इक्वल आएगा, ये ओवरऑल किस वैल्यू के इक्वल आएगा, इस वैल्यू को आप ना इससे डिवाइड कर रहे हो, जैसे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2H डिवाइडेड बाय H इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो R डैश की वैल्यू है वो रहेगी आपके पास ट्वाइस ऑफ R क्यूब की वैल्यू के, और इसकी पावर आ जाएगी 1/3, यानी कि ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू में वैल्यू R प्रोडक्ट में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। R डैश को आपने ना डिवाइड कर दिया, डिवाइड में आया हुआ ना, H डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ H, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2, R डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा R डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। फर्दर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, दो पॉजिटिव आयन है, उन दोनों पॉजिटिव आयन का ना कितना चार्ज है स्मॉल क्या उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है, उनके बीच का कितना सेपरेशन है, सेपरेशन उनके बीच का d है। ये चार्ज आयन है, एक ये चार्ज आयन है, इसका चार्ज क्या हुआ है, इसका भी चार्ज क्या हुआ है, इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको d से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर F उनके बीच के ना फोर्स ऑफ रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, इनके बीच में कूलम्बियन फोर्स ऑफ रिपल्शन है, क्योंकि इनका ना चार्ज सेम है, सेम चार्ज की वजह से यहाँ पे जो कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा वो क्या हो जाएगा, क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा d स्क्वायर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना यहां से मिस रहेंगे। अब इसके लिए आपको ना क्या स्क्वायर की वैल्यू इवेल्युएट करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ना चार्ज क्या होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या तो प्रोटॉन के चार्ज का या फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, और जब आयन मिस होंगे तो वो चार्ज के टर्म में ही तो मिस होंगे, तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या स्क्वायर की वैल्यू जब आप इवेल्युएट करते हो तो वैल्यू मिलती है 4 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू में एफ। इसका मतलब है फर्दर आप ना चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आपको अंडर रूट में मिलता है 4 पाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा डी स्क्वायर एफ। एज चार्ज
इज ऑलवेज ऑफ क्वांटाइज्ड नेचर। चार्ज का जो नेचर है वो कैसा है, क्वांटाइज्ड नेचर है। इसका मतलब आप ना स्मॉल क्या को क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस एन इंटू ई। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस एन इंटू ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू में एफ। इसका मतलब क्या हुआ, आपको ना नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा डी स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई का स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप ना के से 1 बाई के से एक्सप्रेस कर सकते हो, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ई स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ई स्क्वायर, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। हमने यहां पे कंसेप्ट यूज कर दिया चार्ज के क्वांटाइज्ड नेचर का, और उसके बाद हमने यहां पे कंसेप्ट यूज कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ना के इक्वल पुट करने का। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। जब दो चार्जेस के बीच में ना एयर मीडियम है, उसको ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिप्लेस कर दिया, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। मान लीजिए यहां पे ना दो चार्जेस हैं इनिशियली, पहले चार्ज को बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मान लीजिए पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ ना, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, बाय ए डिस्टेंस, बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, उनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए डी है। सो इनिशियली फोर्स की जो ना इनिशियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अब जो सेकंड केस है, फाइनली उन दो चार्जेस के बीच में ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया, चार्ज के बीच का सेपरेशन उतना ही रहेगा, यहां पे ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया, और उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको के से एक्सप्रेस कर दिया। तो इस केस में जो फाइनल फोर्स होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा सिंपल क्या स्क्वायर डिवाइडेड बाय के टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उनके बीच का सेपरेशन डी उसका स्क्वायर, यानी कि जो इनिशियल फोर्स है उसका क्या बन जाएगा 1 बाई के टाइम्स, डिक्रीजेस के टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, और जैसे ना एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1, उसके अलावा जितना भी कोई भी मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू k है, तो एयर के कंपैरिजन में या फिर हम कहें वैक्यूम में फोर्स के कंपैरिजन में वहां पे 1 बाई के टाइम्स फोर्स प्रेजेंट होएगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स 1 बाई के टाइम्स बन जाएगा। एक चार्ज क्या हुआ, उसको ना सेंटर पे प्लेस कर दिया, एक लाइन जो दो इक्वल चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, और वो चार्जेस क्या है, कैपिटल क्यू से उनको ना रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो कैपिटल क्या हुआ, मान लीजिए यहां पे आप ना रिप्रेजेंट करते हो, ये पहला चार्ज क्या है प्लस क्यू कैपिटल में, ये प्लस क्यू, और यहां पे इन दोनों के ना इन बिटवीन किसी पॉइंट पे रैंडमली किसी पॉइंट पे एक चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइनिंग ज्वाइन, इनका सेंटर है जो लाइन ज्वाइन का, वहां पे पुट कर दिया क्यू चार्ज। सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू। अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, ये इक्विलिब्रियम के अंदर कब रहेगा, तो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आपको ना क्या वैल्यू इवेल्युएट करनी है, स्मॉल क्यू की वैल्यू इवेल्युएट करनी है आपको। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 होनी चाहिए। यही तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। यहां पे जो तीन चार्जेस को रिप्रेजेंट किया हुआ, तीन चार्जेस का एक सिस्टम है, दो सिमिलर चार्ज के बीच में ना डी सिमिलर चार्ज पुट कर दिया उनके सेंट्रल पॉइंट पे। अब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, लेट प्लस क्यू ऑन लेफ्ट साइड इज इन इक्विलिब्रियम
तब तब आप क्या लिख सकते हो, ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसके ऊपर ना जो नेट फोर्स एक्ट करेगा पॉजिटिव क्यू चार्ज के, इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों क्या है, सेम नेचर के चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो प्लस कैपिटल क्यू की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो रहेगा लेफ्ट साइड में। अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, जो ये चार्ज क्या हुआ वो इस पे ना इस साइड फोर्स लगाए, तभी तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा। फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू स्मॉल क्यू चार्ज, और ये क्या था, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू दूसरा जो सेकंड कैपिटल क्या हुआ उसकी वजह से। अब जब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू प्लस में फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। इनिशियली हम ना उनके साइन को कंसीडर नहीं करते, हमने ना नेट चार्ज की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। अब यहां पे आपके पास बनेगा क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का जो टोटल सेपरेशन आ रहा उसका स्क्वायर कर दो, प्लस अब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में फोर्स, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो इसके कंपैरिजन में 50% है, तो ये बन जाएगा r/2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है 0 के इक्वल। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, यानी कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स की वैल्यू ना 0 हो जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आपने कर देना r का स्क्वायर, प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आपने वैल्यू पुट करनी है r डिवाइडेड बाय 2 के स्क्वायर की, और ये नेट फोर्स की वैल्यू आपने कितनी पुट कर देनी है, ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है 0। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, प्रोसीड करोगे जब, यहां से ना अपना कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर की वैल्यू को कॉमन ले लो, यहां पे बच जाएगा आपके पास कैपिटल क्यू डिवाइड में 1, और यहां पे आपके पास बन जाएगा 4 टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइड में 1 इज इक्वल टू 0। एज ना तो चार्ज 0 हो सकता और ना ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती कभी भी, ये वैल्यू हमेशा नॉन जीरो रहेगी। अगर ये वैल्यू नॉन जीरो रहती है, इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल क्यू प्लस 4 टाइम्स स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 0। आपको ना स्मॉल क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कैपिटल क्यू के टर्म्स में, माइनस कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4। This is the required answer. This is the value of small charge in small q charge in terms of capital Q charge for the system of 3 charges which included 2 capital Q and 1 small q charges to remain in equilibrium. To remain in equilibrium. माइनस में कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4, फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए, कोई भी चार्ज आना उस पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। हमने यहाँ पे ना लेफ्ट वाले कैपिटल क्यू पे चार्ज 0 पुट कर दिया, अपना राइट साइड वाले पे भी कर सकते हो, और इवन की सेंटर वाले फोर्स पे भी ना नेट फोर्स की वैल्यू को, सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हो। वहां से भी सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है उसकी कंडीशन यही आएगी, है ना। इंटरेस्टिंग केस। नेक्स्ट वन इज, होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, बोर तो नहीं हुए अब तक। फिजिक्स भी कोई बोर होने वाली चीज है ना, मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट किसी को बोर कर सकता है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो आपको ना सिचुएशन दे रखी है, पॉइंट चार्जेस प्लस 4 टाइम्स स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू एंड प्लस 4 टाइम्स स्मॉल क्यू, उनको ना एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे उनके ना कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप इनको ना रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से, एक तो ना ओरिजिन पे पुट किया हुआ है, ओरिजिन पे पुट होने वाला चार्ज कौन सा है, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे एक्स इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि यहां पे जो चार्ज पुट किया हुआ है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये तो ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0। यहां पे जो चार्ज पुट किया हुआ उसकी वैल्यू क्या है, प्लस 4q। उसके बाद है x इज इक्वल टू a, अब ये कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू a। यहां पे जो चार्ज पुट किया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है
माइनस में स्मॉल क्यू, और फाइनली x इज इक्वल टू जो थर्ड पॉइंट दे रखा है वो पॉइंट है x इज इक्वल टू 2a। यहां पे कितना चार्ज पुट किया हुआ, प्लस में 4 क्यू। काफी इंटरेस्टिंग केस है। अगर आप देखोगे जरा इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो एक्सट्रीम पे दोनों चार्जेस थे, एक तो वो दोनों पॉजिटिव थे और दूसरा दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल था, जो प्लस कैपिटल क्या था, उनके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ना नेगेटिव चार्ज हमारा आंसर आया था। एक्सट्रीम पॉइंट पे चार्जेस का 1/4 आया था। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये तो श्योर है। फ्रॉम द डायग्राम it is clear that the system is in equilibrium। जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम के अंदर तो है। अब हमको ये बताना है स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इसकी। स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सिस्टम ना इक्विलिब्रियम में तो हो, लेकिन सिस्टम के जितने भी चार्जेस हैं अगर उनको ना उनकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया तो वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे कभी भी नहीं आ पाएंगे। वो सिर्फ उसके अबाउट ना सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेंगे। ये तो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। और दूसरा जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट से अगर पार्टिकल एक बार लेफ्ट कर गया वो उस पॉइंट को दोबारा कभी भी अचीव नहीं करेगा और ना ही उस पॉइंट के अबाउट वो हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होंगी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के पॉइंट में वो हमेशा ही उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को लेफ्ट कर देगा। अब आप जरा ध्यान से देखना, अगर आप ना माइनस क्यू चार्जेस को मान लीजिए इस चार्ज को हमने ना डिस्प्लेस कर दिया और डिस्प्लेस कितने अमाउंट से कर दिया, मान लीजिए डेल्टा एक्स से कर दिया। जैसे ही आप इसको ना डिस्प्लेस करते हो इसकी मेन पोजीशन से, अब देखना जरा माइनस क्यू को ना ये प्लस क्यू क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो इसको जैसे ही डिस्प्लेस कर दिया इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट करेगा, सॉरी अट्रैक्शन का फोर्स एक्ट करेगा। तो ये उसको ना माइन प्लस क्यू चार्ज माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन से ना राइट साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऑल द चार्जेस इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो जरा, जैसे ही ये क्या करेगा अपनी मेन पोजीशन से ये लेफ्ट करेगा तो ये प्लस क्यू की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहां पे भी ना इक्वल और ओपोजिट पोलैरिटी का चार्ज है, ये भी तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर आप इसको ना लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करते हो तो इसको ये चार्ज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा यहां पे मेन पोजीशन के अबाउट। अब हम सिचुएशन कंसीडर करते हैं प्लस क्यू चार्ज की। अगर प्लस क्यू चार्ज को अपना यहां पे राइट साइड में डिस्प्लेस कर दो तो ये नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा। उस केस में भी ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इस चार्ज का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कम है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन ओवरऑल होगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या हो सकता है ये। और अगर यहां पे सिचुएशन देखो, इस चार्ज को ना नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। तो ओवरऑल इसकी मोशन क्या रहेगी, लेफ्ट साइड में ही रहेगी। तो इक्विलिब्रियम इनके अंदर कैसा होगा, स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहेगा। एक बार आपको ना ये जो सिचुएशन है यहां पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा वो रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि थर्ड पॉइंट। क्योंकि किसी भी चार्जेस को अगर आप ना डिस्प्लेस करोगे मेन पोजीशन पे वो दोबारा एक्वायर मेन पोजीशन नहीं करता। माइनस क्यू को डिस्प्लेस करोगे, पॉजिटिव क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इसका फोर्स इसके कंपैरिजन में काफी स्मॉल है। जब ये राइट साइड में जाएगा, अगर लेफ्ट में जाएगा तो उस केस में इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। तो ओवरऑल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है हेयर नन ऑफ द चार्जेस will acquire their
मीन पोजीशन वंस व्हेन दे डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट। एक बार जब उनको क्या करोगे, अपना डिस्प्लेस कर दोगे, तो वो कभी भी एक्वायर नहीं करेंगे। तो कैसा इक्विलिब्रियम अच्छे अटेन करेंगे, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखते हैं क्या सिचुएशन आपको गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन है, वो ना रेस्ट से वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। रेस्ट से क्या कर रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है h, एक यूनिफॉर्म और वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसको हमने ना कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया हुआ है। कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है वो, यानी कि नेगेटिव चार्ज है एक तरीके से। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन, और ये सिचुएशन जो हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं। अब देखना जरा, एक इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट से उसकी मोशन स्टार्ट हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट से उसकी मोशन स्टार्ट हुई है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे वर्टिकली देखना जरा, इसकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हुई है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ना वर्टिकल प्रेजेंट है। ये यहां पे काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन गिवन आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्रेजेंट है, यहां पे वर्टिकली अपवर्ड। नेगेटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हो, तो उस पे ना फोर्स जो एक्ट करेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। यानी कि जो यहां पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट करेगा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स इस पे एक्ट करेगा। सो हेयर फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन will act opposite to the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ना ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, और जब इस पे ना ऑपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, सो आप ना यहां पे ना क्या सिचुएशन लिख सकते हो, सो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बन जाएगा E कैपिटल E डिवाइडेड बाय M, और ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट उसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब फाइनली हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ। अब टाइम ऑफ फॉल अगर आपको फाइंड आउट करना है, यहां पे टाइम ऑफ फॉल अगर आप ना फाइंड आउट करते हो, वर्टिकल डिस्टेंस इसने h ट्रेवल किया हुआ, नाउ जो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, नाउ यूजिंग, और इलेक्ट्रॉन ने जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, h। नाउ यूजिंग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। S इज इक्वल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर, तो ये बनेगा यूटी, यूटी की वैल्यू तो 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। यानी कि फाइनली यहां से जब आप ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है, ट्वाइस ऑफ h डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन m डिवाइडेड बाय e इंटू ई। एक तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई है इलेक्ट्रॉन के लिए।
अब दूसरी बात हम जब करेंगे, दूसरी जो सेकंड सिचुएशन आपको गिवन है, सेकंड सिचुएशन आपको गिवन है प्रोटॉन के लिए, सेकंड सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन आपको गिवन है ये किसके लिए गिवन है, ये आपको ना प्रोटॉन के लिए गिवन है, फॉर प्रोटॉन। सेकंड सिचुएशन आपको किसके लिए गिवन है, प्रोटॉन के लिए गिवन है। अब जो सिचुएशन आपको ना प्रोटॉन के लिए गिवन है, अब उसमें आप ना क्या यूज करते हो, अब देख लीजिए जरा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के केस में अपवर्ड थी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया यानी कि डाउनवर्ड कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम रखा। एक प्रोटॉन को ना फ्रीली फॉल करवाया रेस्ट से, सेम वर्टिकल डिस्टेंस से। अब बस आपको टाइम का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको ना रिवर्स कर दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो वो डाउनवर्ड हो जाएगी। यहां पे ना प्रोटॉन को फॉल करवा दिया, अब प्रोटॉन को ना वर्टिकली फॉल करवा दिया डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में विद इनिशियल वेलोसिटी 0। किसको फॉल करवा दिया, प्रोटॉन को। एज प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो इस पे ना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा। प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस, और जो वर्टिकल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, वर्टिकल डिस्टेंस h है, विल एक्सपीरियंस डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो फोर्स एक्ट करेगा इस पे इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी प्रोटॉन पे, फोर्स ऑन द प्रोटॉन, वो क्या रहेगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। यहां पे आप इसको ना, यहां पे आप मेंशन कर लेना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर आप ना एक्सेलेरेशन की बात करते हो, एक्सेलेरेशन कितनी आएगी, यह आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। अब हमको ना वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो वर्टिकल डिस्टेंस h है उसकी वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये बनेगा हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। और मान लीजिए यहां पे टाइम को अपना t2 से एक्सप्रेस करते हो, यहां पे टाइम को अपना t1 से एक्सप्रेस कर लीजिए, t1 से इलेक्ट्रॉन के केस में। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहां पे ना t2 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ h डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो t2 की वैल्यू है वो वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ h डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के टाइम का कंपैरिजन प्रोटॉन के टाइम से करना है, यानी कि t1 डिवाइडेड बाय t2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब t1 की वैल्यू को √2h, वर्टिकल डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है। सिंपली यहां पे आपके पास आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों, जो टाइम पीरियड है ना वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखना जरा ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन का मास है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन के मास को जब आप एक्सप्रेस करते हो 9.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय प्रोटॉन के मास को जब आप एक्सप्रेस करते हो, प्रोटॉन का मास कितना बन जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻27। ये क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो t1 की वैल्यू है वो t2 के कंपैरिजन में क्या रहेगी, कम रहेगी।
फाइनली मैं यहां पे लिखता हूं T1 लेस देन T2, तो यानी कि स्मॉलर, फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। इलेक्ट्रॉन के डाउनवर्ड मूव करने का जो टाइम है वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में कम रहेगा, अंडर रूट में उनके ना मास पे डिपेंड करेगा वो। नेक्स्ट वन इज, होप आप एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। फर्दर अगर आपको डाउट हो तो आप ना कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एक टॉय कार है, उसका चार्ज स्मॉल क्या हुआ है और वो मूव कर रहा है एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक टॉय है, उसके ऊपर चार्ज है, यहां पे अगर आप एक टॉय को एक्सप्रेस करते हो, इस टॉय के ऊपर ना चार्ज की वैल्यू गिवन है स्मॉल क्या हो, और वो एक ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसकी मोशन है, तो सिंपल यहां पे जो इस पे ना फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंटू ई। अगर आप ना क्यू कूलम चार्ज को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देंगे तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतने अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा उसके पे। ड्यू टू दिस फोर्स क्या हुई, अब इन्होंने मेंशन भी कर दिया, इस फोर्स की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी 0 से 6 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियली क्योंकि ना फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी 0 से 6 मीटर। हेयर इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। इस बात का आपने क्या रखना, ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। यहां पे जो वो v1 वेलोसिटी एक्वायर करेगा, हेयर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, v1 जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा वो वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम में उसने ये एक्वायर कर लिया, 1 सेकंड के टाइम में उसने ये एक्वायर कर लिया। ये आपको ना डाटा गिवन है। अगर आपको ना यहां से ना एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, एक्सेलेरेशन की वैल्यू मान ले a1 से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या रहेगा, इनिशियल जो उसने वेलोसिटी एक्वायर कर लिया माइनस में v1 डिवाइडेड बाय माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम। v1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, ये गिवन फोर्स के डायरेक्शन में ना एक्सेलरेट कर रहा है। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, जैसे ही उसने ये एक्सेलेरेशन गेन कर लिया, अब उसकी ना जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अब उसको डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। नाउ व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड, देन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ना रिवर्स कर दिया जाएगा, उसके बाद का जो सिनारियो है, यहां पे जो अपना इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, जैसे यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, v1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, इस पे जो फोर्स है वो ना रिवर्स में एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, फोर्स। और यानी कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। सो अगर आप यहां पे ना इस एक्सेलेरेशन को ना a2 से एक्सप्रेस करते हो, a2 से अगर आप इस एक्सेलेरेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स। 2 सेकेंड के लिए ये दोबारा फिर क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब ये जो एक्सेलेरेशन, अगर आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हो,
जब ना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाएगी, फाइनल एक ऐसा पॉइंट वो गेन करेगी जब फाइनली वो ना रेस्ट पे आ जाएगी, v2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या बनेगी, v2 माइनस में v1 डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम की वैल्यू आपको ना 2 सेकंड कंसीडर करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इस सिनारियो के लिए वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 6 है डिवाइडेड बाय 2, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी -3 पर सेकेंड। यहां पे आप ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने यहां पे फाइंड आउट नहीं किया, अगर आप ना एस से एक्सप्रेस करोगे ना, ut हाफ ऑफ ए टी स्केयर, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ a1 t1 का स्केयर। t1 यहां पे 1 सेकेंड है, तो हाफ ऑफ a1 यानी कि 3 और टाइम है 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड, 3 मीटर, सॉरी सेकेंड नहीं आएगा, 3 मीटर आएगा। यहां पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव है। अब यहां पे हेयर एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए आप ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जब आप यूज करते हो, तो मान लीजिए यहां पे आप S2 को रिप्रेजेंट करते हो, ut इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए क्या थी, 6 थी, इनटू में कितने टाइम के लिए मूव किया। एक्सेलेरेशन तो ना 2 सेकंड के लिए है, हम ये देखते हैं कि इसकी ना फाइनल वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, यानी कि v1 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में एक्सेलरेशन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया, वो वैल्यू तो खैर हमने फाइंड आउट कितनी किया है, field is reversed, the car continue to move for 2 more seconds under the influence of this field, average velocity and the average speed of the toy between 0 to 3 seconds respectively। 0 से 1 सेकंड में वो रिप्लेस हुआ, एट द इंस्टेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, द कार कंटिन्यू टू मूव फॉर 2 more सेकंड। एक्सेलेरेशन की वैल्यू को नेगेटिव जब आपने कंसीडर कर लिया, एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो अगर आप देखोगे जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी सेम है, मास भी सेम है। यहां पे अगर आप ना 6 की वैल्यू पुट कर देते हो, 1 सेकंड के बाद ही इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां पे आपको ना टाइम की वैल्यू 1 कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस ओपोजिट एक्सेलेरेशन की वजह से वो ना ओपोजिट डायरेक्शन में भी तो एक्सेलरेट होएगा, तो यहां पे आपको ना -6 पुट करना पड़ेगा। सो मान लीजिए यहां पे जो डिस्टेंस है वो S2 से आप रिप्रेजेंट करते हो, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v कितने सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, माइनस में एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, 6 डिवाइडेड बाय 2, और टाइम का आपको करना पड़ेगा स्केयर, तो ये वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 3 मीटर वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वाली भी। अब जो S3 है, नाउ जो इनिशियल वेलोसिटी है इस केस में, थर्ड, नाउ द कार accelerates along the direction of applied electric field
इन इट्स डायरेक्शन। सो अगर आप यहां पे ना इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हो, फील्ड को जैसे ही ना रिवर्स कर दिया, 1 सेकंड के लिए तो वो अपनी ओरिजिनल स्पीड में मूव करेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। इन इट्स डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स होगी ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो फाइनली जब आप यहां पे लिखोगे, यहां पे अगर आप ना इनिशियल वेलोसिटी को v3 से एक्सप्रेस कर देते हो, ये 0 आ जाएगी, और डिस्टेंस को आप एक्सप्रेस करते हो s3 से। सो s3 की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है, ut प्लस हाफ ऑफ at²। ये वैल्यू आपके पास s3 है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, और डिस्टेंस कितना रहेगा 1 सेकंड का। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव रहेगी जो एग्जैक्टली यहां पे नेगेटिव थी, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू +6 रहेगी, और ये करना पड़ेगा आपको 1 का स्क्वायर। इसका मतलब है s3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1 मीटर। अब आपको ओवरऑल ना यहां पे ना वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले वेलोसिटी और उसके बाद स्पीड। अब देखना जरा, जब आप ना एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, एवरेज वेलोसिटी में आप ना डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हो s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय टाइम। अब जो s3 है वो s2 का ओपोजिट है, s1 प्लस s2 प्लस s3 क्या है, s2 का ओपोजिट डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब है जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आई वो रहेगी s1 डिवाइडेड बाय टाइम, और s1 कितना फाइंड आउट किया था हमने, s1 हमने फाइंड आउट किया था 3 मीटर, तो ये बनेगा 3 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकंड का लगा। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। v30 s इक्वल टू s3। और उसके बाद अगर आप ना एवरेज स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करो, अगेन जब आप यहां पे ना एवरेज स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, एवरेज स्पीड की वैल्यू, तो उसमें आपको सिंपल ना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस तीनों के केस में पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आपके पास आती है 3 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। फर्दर अगर आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें क्या सिचुएशन गिवन है, एक चार्ज है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है और जो उसका चार्ज क्या हुआ है, रेस्ट पे पुट किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको पुट किया हुआ, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट किया हुआ है, और उसको रिलीज कर दिया। जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा y डिस्टेंस ट्रेवल करने पे, जो काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा y डिस्टेंस ट्रेवल करने में, उसकी वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। हेयर अगर आप यहां पे ना फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या वो कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करेंगे, ये फोर्स एक्ट करेगा, और इस फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये फोर्स ना अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है, हम ये मान के चलते हैं कि इसका चार्ज जो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ना एक्सेलेरेशन की बात करते हो, एक्सेलेरेशन की बात करोगे, एक्सेलेरेशन बन जाएगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी
फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू, ये बन जाएगा क्यू इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय मास। ये एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगी, इसकी कांस्टेंट बन जाएगी। अब आपको ना काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी की नॉलेज होनी जरूरी है। नाउ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम डिपेंडेंट उसकी ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ही लिया है, टाइम से मल्टीप्लाई करोगे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी गेन आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस वाई, तो हम इसको ना ऐसे करते हैं, वेलोसिटी को डिस्टेंस के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी को आप ना डिस्टेंस के टर्म में फाइंड आउट करते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका मतलब क्या हुआ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको पता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना y कंसीडर किया हुआ है। अब जब आप ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इवेल्युएट करोगे यहां से, तो वो बन जाएगा हाफ ऑफ m स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा आपके पास m डिवाइडेड बाई 2, और वेलोसिटी का स्क्वायर ही है 2qey डिवाइडेड बाई m। तो जो काइनेटिक एनर्जी ओवरऑल आपने रिप्रेजेंट किया, तो उसकी वैल्यू आपके पास फाइनली कितनी आएगी, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, ये बन जाएगा q इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में y, q इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में y, क्योंकि हमने ये वेलोसिटी का स्क्वायर फाइंड आउट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आपने डिस्कस कर सकते हो। होप आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उस स्फेरिकल कंडक्टर की ना रेडियस आपको गिवन है, उसका ना चार्ज भी आपको गिवन है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी आपको ना रेडियस की वैल्यू दे दी है, और उसके ना जो सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चार्ज की वैल्यू भी आपको गिवन है। मान लीजिए वो चार्ज आपने ना क्यू से एक्सप्रेस किया हुआ है, और वो चार्ज की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। What is the magnitude of electric field at a point 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब इसके सेंटर से एक जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो ना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर, और जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, अब ये पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आउटवर्ड होएगी। अब ध्यान देना, जब आपको ना एक ना स्फीयर, एक स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा हो, या फिर एक ना स्फेरिकल होलो शेल दे रखी हो, इवन की नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट उसके रेडियस से बाहर है, कहां पे है, उसकी रेडियस से बाहर है, तो पूरे स्फीयर को आप ना कंसंट्रेट मान लोगे उसके सेंटर पे, यानी कि उसको एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट चार्ज की तरह वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। किस तरह वो बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। हेयर स्फीयर विल बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज concentrated at its center। सो अब यहां पे जब आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू, तो सिंपली ये बन जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर। चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁷, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपको डिस्टेंस आपको दे ही रखा है 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो ये बन जाएगा 225 इंटू 10⁻⁻⁴, स्टिल इज इक्वल टू। जब आप इसको ना फर्दर सोल्व करते हो
225 और ये पावर मल्टीप्लाई जब करते हो 10⁻², और ये बन जाएगा 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी न्यूटन पर कूलम में। 10⁻⁻6 में आया हुआ इन्होंने जो रिप्रेजेंट किया हुआ, ऊपर जाके ये प्लस बन जाएगा। 7 में से 9 में से 7 गए 2 और 4 6, +6 आया हुआ है। ठीक है, +6 के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अगर आप कंसीडर करोगे ना, ये डेसिमल में आ गया ना, 1 पे चला जाएगा तो ये पावर आ जाएगी 10⁻5। 10⁻5 वाला आंसर है कोई? हाँ जी है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक रिंग है, उस रिंग की रेडियस r है और उस पे चार्ज कितना दिया हुआ, +q दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। ये ना एक रिंग है, रिंग की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और रिंग पे चार्ज कितना गिवन है, +Q चार्ज गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पार्ट AKB। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पे जो आप ना कंसीडर करते हो, एक बार मैं इसका डायग्राम देख लेता हूं कैसे इन्होंने बनाया हुआ है। AKBDC, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट C है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पार्ट AKB, यानी कि ये जो पार्ट है ना, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB ऑफ द रिंग, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पार्ट ऑफ द रिंग इज E। इस पार्ट की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पार्ट की वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको अगर आप ना यहां से एक्सप्रेस कर देते हो तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट है जो ये वाला, इसकी वजह से जो सेंटर पे टोटल फील्ड होएगी, एज नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग इज 0 ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। इसके यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से, इसका मतलब है, अगर आप देखो जरा ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करोगे ए के बी पार्ट की वजह से प्लस, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसीडर करते हो ए सी डी पार्ट की वजह से, ए सी डी बी, ए सी डी और बी पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब है इस पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको E गिवन है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस पार्ट का क्या है, 3 टाइम्स है। सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, मान लीजिए अगर आप उसको ना E डैश से एक्सप्रेस करते हो तो ये पार्ट आपके पास क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे आपको ना 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो E डैश की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये बन जाएगा 3E के, और इसकी डायरेक्शन कहां रहेगी, अलोंग O के। डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी इसकी, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट, और इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 3 टाइम्स E ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग O के, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो O पॉइंट पे कंसीडर किया हुआ है। अब ध्यान देना, ये जो ए के बी पार्ट है ना, ये इस सर्कल का ना 1/4 पार्ट है। ये क्या है, इसका 25 सेगमेंट है, और ये कितना है, 75 सेगमेंट। तो 75% की वजह से 25% का ना 3 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ना 3 लिखा हुआ है 25 वाले परसेंट के साथ, तभी तो वो फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज सेमी सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा आपको गिवन है। कुछ इस तरीके का ना सिनेरियो है। इलेक्ट्रिक
हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, ये सेंटर ओ है और ये जो रेडियस है ये आपको ना ए गिवन है, और इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है, यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये लैम्डा गिवन है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसीडर करते हो ना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर ओ पे, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसका सिंपल एक ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, यहां पे रेडियस की वैल्यू आपको कितनी गिवन है ए, तो ये बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये बन जाएगी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेमी सर्कल के लिए। ये वैल्यू आपने डायरेक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज, एक बार मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। इनवर्ड फील्ड है दोनों चार्ज पे, कैसी फील्ड है, इनवर्ड फील्ड है। यहां पे आपको एक ना चार्ज गिवन है, ये चार्ज एक तो यहां पे गिवन है, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ Q1 से। दूसरा चार्ज आपको ना यहां पे गिवन है, वो चार्ज को रिप्रेजेंट किया हुआ Q2 से। अब देखना जरा, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिप्रेजेंट करके दे रखी है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड है। और ऐसे ही जो दूसरा चार्ज है उस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इन्होंने क्या पूछ रखा है यहां पे, अब Q1 Q2, ध्यान देना जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो फील्ड लाइन होती है वो ना डाइवर्जेंट नेचर है। हेयर हेयर फील्ड लाइंस ड्यू टू बोथ चार्जेस आर ऑफ कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग नेचर की फील्ड लाइन है, तो इसकी वजह से दोनों चार्ज क्या हो जाएंगे, दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाएंगे। सो बोथ चार्जेस आर ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव पोलैरिटी का चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाती है, कन्वर्जिंग इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड ये बोल सकते हो आप, कन्वर्ज करती है सिंपली। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल पुट किया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है 10⁻² वोल्ट की यूनिट में, एक पॉइंट P दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे दूर। अब इलेक्ट्रिक डायपोल आपको पता ही है, इक्वल और ऑपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, माइनस क्या पॉजिटिव क्या, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके ना सेंटर से 5 मीटर दूर है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके सेंटर से कितना दूर है, ये इसका सेंटर है O, और यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, इसके सेंटर से कितना दूर है वो, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ये जो है ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितना बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे आपसे पूछ रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जरा ध्यान से देखना, ना तो ये इसकी ना एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है और ना ही ये इसकी ना इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है। ये पॉइंट कहां पे है, एक पर्टिकुलर एंगल पे है और एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। कहां पे है ये, फाइनाइट डिस्टेंस पे। ये पॉइंट ना तो इसकी एक्सियल लाइन पे और ना ही इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है। अब आप देखना जरा ध्यान से, अगर ये टोटल डिस्टेंस 5 है तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितना बच जाएगा आपके पास, 2 सेंटीमीटर बच जाएगा। एक मिनट,
इस केस में ना अगर देखोगे आप ध्यान से, हम ऐसा करते हैं कि हमारी जो क्लास है उसको हम ना यहाँ पे ना जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड तक डिस्कस किया हुआ है, यहीं पे आज हम इसको ना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हम इसका सेशन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक डायपोल्स के बाद वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद अगर आप देखो जरा ध्यान से, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आप इस क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट उसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।